आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का एक आधुनिक उपागम है जो राजनीति की व्याख्या नहीं करता बल्कि राजनीति के अध्ययन का ढांचा प्रस्तुत करता है। मानव व्यवहार के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए या व्यक्ति को केंद्र मानकर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, ये राजनीतिक विज्ञान का एक आधुनिक उपागम है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति के क्षेत्र में आया। इसका जो प्रारंभ है वो अमेरिका से माना जाता है और अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से इसका प्रारंभ माना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का गढ़ कहा जाता है, तो व्यवहारवाद का जो गढ़ है शिकागो स्कूल को कहा जाता है। इसका जो प्रारंभ है वो चार्ल्स मेरियम से माना जाता है। चार्ल्स मेरियम ने सबसे पहले व्यवहारवाद के बारे में अपने विचार दिए थे। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले व्यवहारवाद की परिभाषा दी और व्यवहारवाद के बारे में समझाया था। और व्यवहारवाद का जो प्रणेता माना जाता है वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। परीक्षा में सवाल पूछते हैं कि व्यवहारवाद का प्रारंभ किसे माना जाता है, तो चार्ल्स मेरियम लिखना है। या पूछते हैं कि व्यवहारवाद का प्रणेता किसे माना जाता है, तो उत्तर डेविड ईस्टन का आएगा। डेविड ईस्टन की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। व्यवहारवाद के अध्ययन का केंद्र बिंदु। व्यवहारवाद में जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो मानव के व्यवहार को माना गया है। व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया है कि व्यक्ति के व्यवहार के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना। कि राजनीति विज्ञान है उसमें व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार किस प्रकार से बदलती है, व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। रॉबर्ट डेहल ये भी एक व्यवहारवादी विचारक रहे हैं। रॉबर्ट डेहल इस व्यवहारवाद को एक मनोभाव और एक आंदोलन के रूप में इसे देखते हैं। एक आंदोलन या एक मनोभाव के रूप में इस व्यवहारवाद को देखते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में विचारक को जो अवधारणा या विचार और उसकी पुस्तक का नाम बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है। इनके बाद में हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, कैसे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे जो व्यवहारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे। क्योंकि उस समय अध्ययन की और बहुत सारी पद्धतियां पूर्व में चलन में थी। आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति या ऐतिहासिक पद्धतियाँ। उन पद्धतियों के बाद में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि व्यवहारवाद का उदय हुआ या व्यवहारवाद को आना पड़ा, तो क्या क्या कमियां रही। पहला जो कारण है उसमें यह माना जाता है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। उस समय जो जितनी भी अध्ययन पद्धतियां चर्चा में थी, चलन में थी, उन पद्धतियों के प्रति एक असंतोष था। वो राजनीतिक विज्ञान के बारे में सटीक विश्लेषण नहीं कर पा रही थी, इसलिए इस व्यवहारवाद का उदय हुआ। दूसरा जो कारण माना गया है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा।
उस अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे वो अपने अध्ययन के अंदर वैज्ञानिक पद्धतियां और मानव के व्यवहार को सम्मिलित कर रही थी। तो उस अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा लेते हुए राजनीतिक विज्ञान को भी आवश्यक हो गया था कि वो मानव के व्यवहार का और वो भी आधुनिक संदर्भ में अध्ययन करें। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के एक लैंडमार्क माना जाता है कि उससे पहले कि जो अध्ययन पद्धतियां या व्यक्ति के या राष्ट्रों के सोचने का जो ढांचा था वो अलग था। उस द्वितीय विश्व युद्ध के साथ कई ऐसे विचार थे जो समाप्त हो गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कई विचार राजनीति के संदर्भ में आए। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी व्यवहारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी रहा। और चौथा था नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। उस समय और नई नई जो अध्ययन पद्धतियां थी, नई वैज्ञानिक पद्धतियां थी जो चलन में आ रही थी, उन अध्ययन पद्धतियों का इस राजनीतिक विज्ञान में समावेश किया जाना आवश्यक था। तो उन अध्ययन पद्धतियों का आविष्कार होना भी इस व्यवहारवाद के उदय के लिए एक कारण माना गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद के आधार, लक्ष्य, बौद्धिक आधारशिलाएं और या विशेषताएं क्या क्या है। व्यवहारवाद के आधार कह सकते हैं या विशेषताओं कही जा सकती है, विशेषताएं कही जा सकती है या लक्ष्य कह सकते हैं। क्या व्यवहारवाद के लक्ष्य क्या है या बौद्धिक आधारशिलाएं। तो इनमें से कोई सा भी नाम पूछ सकते हैं कि व्यवहारवाद के आधार कौन से हैं या व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है या लक्ष्य क्या है या बौद्धिक आधारशिलाएं क्या है। तो पहला जो लक्ष्य है या पहली विशेषता है वो नियमितता। अध्ययन के अंदर एक नियमितता आवश्यक है। राजनीतिक विज्ञान को एक नियमित तरीके से इसका अध्ययन किया जाए। दूसरी विशेषता है सत्यापन। जो खबर पढ़ रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि करना। तीसरा, तकनीकी प्रयोग। अध्ययन के लिए जो वर्तमान में उपलब्ध जो तकनीकी है उन तकनीक का इस्तेमाल करना। चौथा है परिमाणीकरण। उस तकनीक का या उस बात का परिमाण तय होना। मूल्य निरपेक्षता। इससे व्यवहारवाद से पहले राजनीति को मूल्य आधारित एक विषय माना गया था, जिसमें मूल्यों को बहुत अधिक महत्व दिया गया। प्लूटो के दर्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो उनमें मूल्यों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। तो व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष ये मूल्य से बिल्कुल किनारा करता है, जो बाद में इसकी पतन की कारण भी बना था। तो मूल्य निरपेक्षता इसकी एक प्रमुख विशेषता रही थी। छठा है कर्मबद्धता। कर्मबद्धता, ये किसी भी विषय के विज्ञान होने के लिए उसका कर्मबद्ध तरीके से अध्ययन आवश्यक है। तो राजनीतिक दर्शन से अब जब राजनीतिक विज्ञान की ओर लौटते हैं तो उस वक्त ये कर्मबद्धता एक विशेषता के रूप में सामने आता है कि इसका भी अन्य विज्ञानों की तरह एक कर्मबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। सातवां, विशुद्ध विज्ञान। कि राजनीतिक विज्ञान को भी अन्य विज्ञानों की तरह एक विशुद्ध विज्ञान माना गया। अन्य विज्ञानों की तरह इसके कुछ सिद्धांत और तथ्य निकाले जा सकते हैं और उनके तथ्यों के आधार पर उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। 8, एकीकरण। उसके बाद में जो सार निकल कर आता है उन्हें इकट्ठा करना। ये राजनीतिक विज्ञान की 8, ये व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं, लक्ष्य या बौद्धिक आधारशिलाएं
मानी जाती है। तो कई बार ये पूछते हैं कि व्यवहारवाद की विशेषताएं कितनी हैं या बौद्धिक आधारशिला कितने हैं, तो संख्या पर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो संख्या में 8। और कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सा इसका लक्ष्य नहीं है। दूसरा जो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्हीं 8 विशेषताओं को इसी क्रम में याद रखना होता है। आप इन्हें क्रम 8 विशेषताएं या तो आप रख लेते हो, लेकिन इन्हें क्रम से नहीं याद रख पाते हो, इसलिए इनके जो पहला अक्षर है उन पहले अक्षर से को जोड़कर एक परिवर्णी या कूटवर्णी आप एक शब्द बना सकते हैं। शब्द बनाकर इसे आप ट्रिक का नाम दे सकते हैं। ये एक इन सब के पहले अक्षर से लिया गया एक शब्द है। निस्तप मुकरवीय, नियमितता, सत्यापन, तकनीक की प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, कर्मबद्धता, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। इसके बाद में व्यवहारवाद के आविर्भाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक विज्ञान के लिए एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना। इसका व्यवहारवाद का जो उद्देश्य क्या है, क्यों इसका प्रारंभ किया गया, तो एक ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण करना। ये इसका उद्देश्य माना गया था। और इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति। अध्ययन पद्धति पूर्णतः एक वैज्ञानिक पद्धति है और मूल्य निरपेक्ष पद्धति है। मूल्यों के लिए व्यवहारवाद में कोई स्थान नहीं है। उसके बाद में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्यवहारवाद की सीमाएं किसने बताई। व्यवहारवाद की सीमाएं किसने बताई, तो प्रोफेसर सिबली ने व्यवहारवाद की सीमाएं बताई। प्रोफेसर सिबली ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में केवल व्यवहारवादी तरीकों से ही इसका अध्ययन संभव नहीं है, इसके अध्ययन के और भी कई तरीके हैं, उन तरीकों से भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अर्नोल्ड ब्रैकेट व्यवहारवाद द्वारा फांसीवाद, नाजीवाद और राष्ट्रीय समाजवाद की निंदा नहीं कर पाने को 20वीं शताब्दी की एक दुखद घटना कहा जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि 20वीं सदी की सबसे दुखद घटना। अर्नोल्ड ब्रैकेट ने किसे माना? अर्नोल्ड ब्रैकेट ने 20वीं शताब्दी की सबसे दुखद घटना किसे माना कि व्यवहारवाद के द्वारा नाजीवाद और फांसीवाद और जो राष्ट्रीय समाजवाद चल रहा था उसकी निंदा नहीं कर पाना। नाजीवाद, फांसीवाद और राष्ट्रीय समाजवाद, इनकी निंदा नहीं कर पाने को 20वीं शताब्दी की सबसे दुखद घटना कहा। अब डेविड ईस्टन है व्यवहारवाद को क्या मानता है? डेविड ईस्टन व्यवहारवाद को एक चलनी या चालनी के रूप में मानता है। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद को चलनी या चालनी के रूप में मानता है। और हन्ना ओरेंट ने व्यवहारवादियों की कार्यशैली को सर्वाधिकार पनपाने की आधारशिला कहा। यानी हन्ना ओरेंट ने, ये इसकी एक आलोचक कह सकते हैं कि हन्ना ओरेंट और अर्नोल्ड ब्रैकेट और प्रोफेसर सिबली ये व्यवहारवाद के आलोचक कहे जा सकते हैं जिन्होंने व्यवहारवाद का समर्थन नहीं किया। तो हन्ना ओरेंट ने कहा था कि व्यवहारवादियों की जो कार्यशैली है वो सर्वाधिकारवाद पनपाने की एक आधारशिला है। और लियो स्ट्रॉस ने यह कहा था कि व्यवहारवादी ऐसे इंजीनियर हैं जो पुल बनाते समय पदार्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लियो स्ट्रॉस ने व्यवहारवादियों को ऐसा इंजीनियर कहा
जो पुल बनाते वक्त अपना ध्यान पदार्थ पर केंद्रित करते हैं। तो लियो स्ट्रॉस को भी व्यवहारवाद का आलोचक कहा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनका आलोच या कौन व्यवहारवाद का समर्थक नहीं है, तो लियो स्ट्रॉस, हन्ना अरेंट, अर्नेल्ड ब्रैकेट, प्रोफेसर सिबली ये व्यवहारवाद के समर्थक नहीं हैं। ग्रेजिया ने पॉलिटिकल बिहेवियर जो शब्दावली है उनका इससे व्यवहारवाद को निकाल देना चाहिए। ग्रेजिया ये भी व्यवहारवाद के आलोचक रहे हैं। उन्होंने ये कहा था जो पॉलिटिकल बिहेवियर ये शब्दावली है, इस शब्दावली को राजनीतिक विज्ञान से निकाल देना चाहिए। लासवेल ने इसके लिए चमत्कारी शब्दावली का प्रयोग किया था। ने इस के लिए चमत्कारी शब्दावली का प्रयोग किया था और लासवेल ने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा भी दी। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान माना। किसने? लासवेल ने। लासवेल ने कई बार पूछा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की किसने माना, तो लासवेल ने माना। इसके बाद में आते हैं कि व्यवहारवाद से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। व्यवहारवाद से संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? पहली है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, हमने पढ़ा, डेविड स्टन की पुस्तक है। उसके बाद में पावर एंड सोसाइटी, पावर एंड सोसाइटी, ये लासवेल और केपलान की पुस्तक है। लासवेल और केपलान की संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये कैटलिन की पुस्तक है। तो इन पुस्तकों के नाम याद करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लासवेल की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है लासवेल की, कि राजनीतिक विज्ञान क्या, कब और कैसे प्राप्त करना है। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों इनको नाम याद करना है। पावर एंड पर्सनैलिटी, ये भी लासवेल की पुस्तक है। पावर एंड पर्सनैलिटी। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले की पुस्तक है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, ये कैटलिन की पुस्तक है। साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, ये कैटलिन की पुस्तक है। अब ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के अलावा के व्यवहारवाद की सबसे बड़ी देन क्या माना जाता है? कि सबसे बड़ी देन क्या माना जाता है? तो इसकी सबसे बड़ी देन है अंत्यशास्त्रीय उपागम, कि उन्होंने राजनीति को अंत्यशास्त्रीय उपागम प्रदान किया। राजनीति के अध्ययन के लिए एक अंत्यशास्त्रीय उपागम है, वो उपागम राजनीतिक विज्ञान को दिया।
तो राजनीतिक विज्ञान में अंत्यशास्त्रीय उपागम पर जो बल देने वाला जो विचारक है सबसे अधिक, वो है चार्ल्स मेरियम, जो इसका प्रारंभकर्ता माना जाता है। उन्होंने ही अंत्यशास्त्रीय उपागम पर सबसे अधिक बल दिया था। तो डेविड ईस्टन है, जो स्वयं इसका एक प्रणेता है, वो इसको एक बौद्धिक पद्धति और शैक्षिक आंदोलन मानता है। बौद्धिक पद्धति और एक शैक्षिक आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन मानता है व्यवहारवाद को। तो व्यवहारवाद के आलोचक आते हैं। तो आलोचकों की श्रेणी में जो पिछले हमने नाम बताए, वो उनके नाम के अलावा लियो स्ट्रॉस, हन्ना ओरेंट, मार्गेनथाउ और वोगेलिन। मार्गेनथाउ, वोगेलिन, हन्ना ओरेंट और लियो स्ट्रॉस, ये व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। अब ये जो पूरा एक सार है, इसके अलावा जितने अधिक से अधिक हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें और अधिक निकालना चाहिए। धन्यवाद।